नमस्ते। अथर्वा के इस संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारत एक अनोखा और वस्तुतः पूरे विश्व में एक ऐसा अद्भुत देश है जहां उसी के देशवासियों को प्रतिष्ठापित व प्रणालीबद्ध रूप एवं प्रशासनिक माध्यम से उनके ही यथार्थ इतिहास से कई पीढ़ियों को वंचित रखा गया है। परिणाम स्वरूप आज आप किसी भी 8वीं या 9वीं कक्षा के छात्र या छात्रा से दक्षिण भारत या उत्तर भारत के किसी भी 10 हिंदू साम्राज्यों के या राजाओं के नाम गिनाने को कहिए और संभवतः 10 में से 1 या 2 ही आपको सही उत्तर दे पाएंगे। वहीं आप उन्हें इस्लाम से जुड़े आक्रमणकारियों का नाम पूछिए और फल आपको अवश्य आश्चर्यचकित कर देगा। जहां जर्मनी जैसे देश में हिटलर द्वारा किए गए नरसंहार को नकारना या उसका प्रत्याख्यान करना कानूनन अपराध है और दंडनीय भी है, वहीं हमारे भारत देश में हिंदुओं के नरसंहार का इतिहास में विस्तृत रूप में विद्यालयों के पाठ्यक्रम में कहीं उल्लेख ही नहीं है। उल्टा आक्रांताओं का गुणगान है। ऐसी विलक्षण स्थिति के सूत्रधार कई बुद्धिजीवी रहे हैं, जिनमें कई सारे विश्वविख्यात और अनेक बहुमतियों से सुसम्मानित इतिहासकार हैं। इसी समूह के एक प्रसिद्ध मनीषी हैं प्रोफेसर इरफान हबीब, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े रहे अपने कार्यकाल में। अभी तो वो रिटायर हो गए हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं धर्म संवाद के लिए प्रोफेसर प्रदीप राव जी, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर विद्यालय के प्राचार्य हैं। स्वागत प्रदीप राव जी। प्रणाम। प्रणाम सर। हम आपसे आज ये इरफान हबीब इतिहासकार के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। जी। तो मैं पहले अपने एक सवाल रखता हूं, उससे आप अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। जैसे भारतीय इतिहास लेखन में प्रोफेसर इरफान हबीब की भूमिका क्या रही है, उनका योगदान क्या रहा है और आपका मूल्यांकन क्या है? अब रामानाथन जी, जैसा आपने जो भूमिका शुरू की है, ये भारतीय इतिहास का दुर्भाग्य ही है कि उस भूमिका के साथ हम लोग प्रोफेसर इरफान हबीब पर बात करने जा रहे हैं। प्रोफेसर इरफान हबीब और उनके इतिहास लेखन को समझने से पहले मुझे लगता है कि सभी को इतिहास, उसका महत्व और उसके लेखन में इतिहासकार की भूमिका क्या होती है, जहां इरफान हबीब जैसे इतिहासकार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो जानना चाहिए। जब हम इतिहास के बारे में जब भी दुनिया में विचार किया जाता है, तो हर राष्ट्र और समाज अपने सातत्य के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपने सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के लिए वो इतिहास की खोज करता है। बीता हुआ कल, वर्तमान और आने वाला कल, ये एक ही समय सातत्य के अविच्छिन्न हिस्से हैं। बीता हुआ कल सूक्ष्म रूप में ही सही वर्तमान में स्थित होता है और यह किसी भी स्थिति में आने वाले कल को अनिवार्यतः प्रभावित करता है। समय की यह जो सातत्यता है, यही इतिहास का मूलाधार है और यही उसके महत्व को बढ़ा देता है। इतिहास किसी भी समाज के अपने अस्तित्व को परिभाषित करता है और उसकी निर्मिति करता है। ऐसे में कोई भी राष्ट्र अथवा समाज अगर जीवंत बनाए रखना है उसे, तो हमें इतिहास के इस सातत्यता को समझते हुए अपनी हर आने वाली पीढ़ी के साथ इतिहास को जोड़ना पड़ता है। इतिहास की यह ताकत जिन प्रबुद्ध लोगों ने समझी, तो उन्होंने या तो उसका उपयोग किया और या तो दुरुपयोग किया। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इतिहास, जैसा कहा भी जाता है कि इतिहास, तमाम विद्वानों ने इसकी घोषणा भी की है कि विज्ञान है, इतिहास निरपेक्ष होता है, इतिहासकार सत्य होता है। ये प्रोफेसर इरफान हबीब और इनकी मंडली भी ये कहती रही है। मुझे लगता है कि इतिहास के क्षेत्र में इससे बड़ा झूठ और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जिस इतिहास चेतना की बात करते हैं, उस इतिहास चेतना का निर्माण 2 धरातल पर होता है। एक तो किसी भी देश और काल में घटित घटनाएं
जो इतिहास का हिस्सा होती हैं वे सच होती हैं, अपरिवर्तनीय होती हैं, जो घटना है वही घटना इतिहास होते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि इन घटित घटनाओं को इतिहास में इतिहासकार रचता है। उस समाज के भी जो समाज निरक्षर था, जिनके पास लिखित दस्तावेज नहीं है, उनके पुरावशेषों के आधार पर, अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर, और जब से साक्षर समाज हो गया तब से उसी समाज के द्वारा लिखित साक्ष्यों के आधार पर जो तथ्य होते हैं, उस तथ्य के आधार पर इतिहासकार इतिहास की रचना करता है। ऐसे दो हिस्से हो गए। अब जो ये दूसरा हिस्सा है, इतिहासकार जब इतिहास लिखता है या इतिहास की रचना करता है, यहीं आकर इतिहासकार महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो फिर चाहे तो सत्य को सत्य के रूप में रख दे, चाहे तो उसे अपने एजेंडे के अनुसार बदल कर प्रस्तुत कर दे, चाहे तो तथ्यों के संकलन में जितना चाहे उतना ले, जितना चाहे उतना छोड़ दे, चाहे तो जैसी मनमौजी व्याख्या करे। इतिहासकारों के इसी भूमिका में इरफान हबीब जैसे इतिहासकार महत्वपूर्ण हुए और उन्होंने अपनी भूमिका अदा करनी शुरू की। इस तरह आजाद भारत के पहले और आजाद भारत के बाद भारत के इतिहास लेखन में दो प्रकार के इतिहासकारों की भूमिका थी। आजाद भारत के पहले प्रभाव था साम्राज्यवादी इतिहासकारों का, और थोड़ा बहुत साम्यवादी इतिहासकार अभी शुरू हो रहे थे। आजाद भारत में साम्राज्यवादी इतिहासकार गौण हो गए और साम्यवादी इतिहास, अब यहाँ एक परिवर्तन को मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि यही साम्यवादी इतिहासकार सांप्रदायिक इतिहासकार के स्वरूप की ओर बदलते हुए एक साम्यवादी सांप्रदायिक इतिहासकारों का एक गठबंधन तय हुआ, और उस गठबंधन की मंडली के प्रमुख सदस्य प्रोफेसर इरफान हबीब जी हैं। प्रोफेसर इरफान हबीब जी का इतिहास लेखन, उनका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूरा कार्यकाल, आगे के जो भी उन इतिहास के क्षेत्र में उन्होंने किए हैं, मुझे लगता है कि अगर कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति उस सबको तथ्य के आधार पर पढ़े और समझेगा तो आश्चर्य होगा कि जो अवधारणा बनाई गई है उनके बारे में और जो सत्य है, ये दोनों विपरीत ध्रुव पर हैं। धन्यवाद इस प्रारंभिक रूपरेखा के लिए। ये प्रोफेसर इरफान हबीब भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के 2 बार 86 में और 90 के दशक में अध्यक्ष बनाए गए थे। तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है और आपका मूल्यांकन क्या है इस विषय में? वीर अमानत जी, मुझे लगता है कि इस देश के वर्तमान और भावी पीढ़ी को भारत का इतिहास पढ़ाने से पहले यदि हम भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का इतिहास पढ़ा दें 1900 स्थापना से लेकर के और अब तक 1972 से लेकर अब तक का, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्न हल हो जाते। इतिहास पर जितने प्रश्न खड़े हो जाते हैं, इनका चेहरा बेनकाब हो जाता। इसलिए मेरा आग्रह तो यह है कि अगर वास्तव में भारत का ठीक इतिहास भारत के सामने या दुनिया के सामने लाना हो, तो पहले भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का स्थापना काल से लेकर के और पिछले कुछ वर्षों तक के इतिहास को सामने ला देना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रोफेसर इरफान हबीब ही नहीं, प्रोफेसर इरफान हबीब की पूरी मंडली बेनकाब हो जाएगी। इसके कुछ प्रयत्न हुए भी, लेकिन वो यद्यपि पूरी सफलता की ओर प्रयत्न नहीं हुए। प्रोफेसर इरफान हबीब जी 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, ये आपने उल्लिखित किया है। 5 बार ये उसके सदस्य रहे हैं और 3-3 साल का कार्यकाल होता है। अब आप जोड़िएगा, 5 तिहाई के 15 साल सदस्य और 6 साल अध्यक्ष, और पता नहीं कौन सी योग्यता इन 3 या 4 प्रोफेसरों के बीच में थी कि प्रोफेसर रोमिला थापर 4 बार अध्यक्ष रहे, प्रोफेसर सतीश चंद्र 4 बार अध्यक्ष रहे, और यह पूरी मंडली भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद पर कुंडली मारकर बैठी और भारतीय इतिहास को विकृत करने का कार्य या उसको विद्रूपीकरण का काम, या कह सकते हैं कि जो भारत का साम्यवादी और इस्लामिक और कांग्रेस का एक गठबंधन था, इसके एजेंडे पर काम करने का काम किराए के इतिहासकारों की तरफ इस मंडली ने किया, जिसमें इरफान हबीब का
महत्वपूर्ण नाम है, ये उससे वंचित नहीं हो सकते, ये प्रमुख पदों पर रहे हैं। यदि हम भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के प्रोफेसर इरफान हबीब जी के कार्यों को थोड़े बहुत, क्योंकि उनके कार्यकाल को अगर रखना हो केवल भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के, तो मैंने कहा कि एक पूरा का पूरा वही इतिहास है। मैं संक्षेप में कुछ बातें बताना चाहूंगा जिससे कम से कम ये हिस्सा साफ हो जाएगा। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के 3 हिस्से हैं। एक इनके इस पूरी मंडली का आर्थिक पक्ष है, जो किसी भी एकेडमिक व्यक्ति का भ्रष्टाचारी होना जब सिद्ध करता है तो वहीं तय होता है कि वो प्रोफेसर या वो अकादमिक व्यक्ति की उसका वास्तविक चरित्र कैसा है। यानी अगर कोई प्रोफेसर और कोई अध्यापक भ्रष्ट है, वो पैसे के पीछे भाग रहा है, वो पैसे ले करके और काम नहीं कर रहा है, वो काम करने से अधिक पैसे को महत्व दे रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो प्रोफेसर या वो शिक्षक का वास्तव में चरित्र प्रोफेसर या शिक्षक कहलाने का है या नहीं है। एक पक्ष तो ये है जिसमें प्रोफेसर इरफान हबीब बचेंगे नहीं। दूसरा, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का पक्ष अकादमिक है। उस अकादमिक में कितना काम भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में प्रोफेसर इरफान हबीब और इनकी मंडली ने किया, वो एक मूल्यांकन का हिस्सा है। और एक की उस संस्था की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत अगर हुई है, भारत सरकार ने की है, तो भारत देश के लिए या भारत समाज के लिए या जिन उद्देश्यों को लेकर उसकी स्थापना हुई, उस दिशा में कितना काम किया गया। तीनों के चेहरे अगर साफ साफ केवल करते चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि इरफान हबीब और उनकी पूरी मंडली का चेहरा हम लोगों के सामने साफ है, दुनिया के सामने भी साफ हो जाएगा। मैं यहाँ केवल उनके एकेडमिक पक्ष को थोड़ा सा अभी रखना चाहूंगा, फिर अगर अवसर आएगा या इस तरह की बातचीत होती है तो बाकी चीजें उनकी बाद में आ जाएंगी। एकेडमिक में जो हम लोगों के पास प्रमाण है, जिसके साक्ष्य हैं, और इस बात को मुझे लगता है कि अरुण शौरी जी ने इस पर अच्छा काम किया था, और अरुण शौरी जी ने प्रमाणित ढंग से बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया है। उस किताब को, अरुण शौरी जी की किताब को भी पढ़ना चाहिए। विश्वविद्यालय इन सभी इतिहासकारों के वहां उस संस्था में काम करने को लेकर के एक इनके अनुवाद की एक परियोजना थी। उस परियोजना में सतीश चंद्र एंड कंपनी को अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक स्रोत पर काम करने को मिला है, और स्वीकृति धनराशि कितनी है इसका उल्लेख नहीं है। यानी हमें लगता है कि प्रमाण मांगा गया है, प्रमाण मिल भी नहीं रहा है, और अध्यक्ष कौन रहा, सदस्य कौन रहा, वो मैं बता चुका हूं। उस समय के ये दस्तावेज हैं कि अगर आप जानना चाहें कि इस परियोजना पर कितना फंड रिलीज हुआ था, हमें पता नहीं है, देश को पता नहीं है, पैसा देश का था, पैसा समाज का था। उसी में सामाजिक तथा आर्थिक इतिहास के दस्तावेज पर 23,000 रुपया इन्हें मिले हैं, और अंत में रिपोर्ट उसकी जो सबमिट हुई है कि कार्य नहीं हुआ, कार्य शून्य हुआ, पैसा मिला है। मुनीस रजा को मुगल साम्राज्य की मान चित्रावली के लिए 22,700 रुपए मिले, कार्य नहीं हुआ, ये वहां के रिपोर्ट में सबमिट है। और प्रोफेसर इरफान हबीब, मैं क्षमा चाहूंगा बीच में बोलने के लिए जी, क्योंकि आज हम ऐसे कालखंड का हम देख रहे हैं जहाँ पे करप्शन जो है वो लाखों करोड़ों में होता है, वहाँ 1000 में चल रहा है। 1000 जो है, आप इसका काल अवधि भी बता देंगे तो ये सब सर उसी समय में है, जब कैलकुलेट करेंगे तो लाखों में जाएगा। यानी ये 80 के दशक का है, यानी 1986 में यह परियोजना लागू होती है, और 1998 में पहली रिपोर्ट आती है कि सबमिट नहीं है, काम सबमिट नहीं है, और अभी तक इसका ये हमारे पास यानी ICHR में हम लोगों को जो जानकारी है कि ये सबमिट नहीं हो पाया है। प्रोफेसर इरफान हबीब जी, इनको भी अखबाराते औरंगजेब पर 27,000 रुपए 1986 में जारी हुए थे, और इनका भी कार्य पूरा नहीं है। बहुत बड़े एकेडमिक हैं, बहुत सारा काम इन लोगों ने किया है, देश और दुनिया के स्तर पर इतिहास की रक्षा की है, धर्मनिरपेक्ष इतिहास लिखा है, लेकिन जो पैसा लिया जिस परियोजना के लिए, वह परियोजनाएं इनकी पूरी नहीं हुई हैं और पैसा जारी हुआ है। एक अनुवाद योजना थी, ये 1972 में ही प्रारंभ हुई, और हम सबको पता है कि यह भारतीय पुस्तक न्यास द्वारा भारत के इतिहास और संस्कृति पर भारतीय विद्या भवन द्वारा लिखित पुस्तकों के भारत के विविध भाषाओं में अनुवाद का हिस्सा था।
ये भारत की बहुत अच्छा प्रकाशन ये रहा है। हम सब लोग जो लोग जानते हैं उस प्रकाशन को, इस पर जब यह मंडली बैठी तो एक समिति बनाई गई इस अनुवाद के लिए। उस समिति में जो प्रतिष्ठित इतिहासकार थे वो यही मंडली थी, यानी एस गोपालन, तपन राय चौधरी, सतीश चंद्रा, रोमिला थापर, ये सब इरफान हबीब की टीम है। और इन्होंने लिखा कि भारतीय विद्या भवन की पुस्तकें भारतीय भाषाओं के अनुवाद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ये रिपोर्ट सबमिट हुई। ये रिपोर्ट सबमिट हो गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी एकेडमिक कह सकता है कि उपयुक्त नहीं है, लेकिन जो किताबें उपयुक्त हैं वह नाम सुनिए, तब आपको ध्यान में आएगा कि वो उपयुक्त नहीं थी और जो उपयुक्त हैं वो जो किताबें चुनी गई। कमेटी के सदस्य थे प्रोफेसर आर.एस. शर्मा, उनकी 5 पुस्तकों का अनुवाद स्वीकृत हुआ। इसी कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें प्रोफेसर आर.एस. शर्मा सदस्य हैं। यश गोपालन की 3 पुस्तकें अनुवाद के लिए स्वीकृत हो गई। रोमिला थापर की 3 पुस्तकें अनुवाद के लिए स्वीकृत हो गई। विपिन चंद्रा की 2 पुस्तकें स्वीकृत हो गई। इरफान हबीब जी की 2 पुस्तकें स्वीकृत हो गई और इरफान हबीब जी के पिताजी मोहम्मद हबीब जी की 2 पुस्तकें स्वीकृत हो गई, यानी ये अनुवाद के लिए स्वीकृत हो गई। एक तरफ कहा गया कि इसके लिए कोई जिनकी पुस्तक है वो पैसा नहीं लेंगे, कार्रवाई में लिख करके आया। अब आप थोड़ा दूसरे तरफ जाकर जाइए तो पता चलेगा कि इस पर 81,89,000 रुपए खर्च हुए। वो पैसे गए कहाँ? तो वो पैसा देने का तरीका बदला गया। पैसा सब इन लोगों के पास गया, पैसा देने का तरीका बदला गया, पुस्तक के नाम पर दिया गया, उसके अनुवाद करने के आधार पर दिया गया। और वो सारे यानी जिसमें आर.एस. शर्मा को 47,000 रुपए उस समय मिले हैं, रोमिला थापर को 12,000 मिले हैं, विपिन चंद्रा को मिले हैं, इरफान हबीब जी को पैसे मिले हैं। ये सब पैसा यानी भारतीय विद्या भवन की पुस्तकें अनुवाद योग्य नहीं हैं। इन लोगों की पुस्तकें अनुवाद योग्य थीं, जिनका भारत की विविध भाषाओं में अनुवाद हुआ, क्योंकि उससे भारत को बदनाम किया जा सकता था, क्योंकि इन पुस्तकों से भारत सहित दुनिया के लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सकता था, क्योंकि इनकी पुस्तकों से भारत में इनका राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक एजेंडा चलाया जा सकता था। भारत के उस गौरवशाली अतीत को खारिज और खंडित किया जा सकता था। इसलिए किताबें ये भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के पैसे से, भारत के पैसे से, हम सबके जनता के पैसे से इस प्रकार के इतिहास की पुस्तकों का अनुवाद हुआ और ये इस प्रकार से इन लोगों ने लाभ लिया है। 1987 में भी भारतीय अभिलेखों की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक शब्दावली का शब्दकोश बनना हुआ। 31 अगस्त 1 सितंबर 1998 को ICHR बैठक में यह आ गया कि प्रोफेसर इरफान हबीब ने जो 10 मार्च 1998 को विस्तृत प्रस्ताव भेजने का उन्होंने वादा किया था, उन्होंने अभी तक नहीं भेजा है। ये वह एकेडमिक प्रयत्न है प्रोफेसर इरफान हबीब के, जो देश और समाज के लिए और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में रहते हुए इन्होंने किया। उसके कुछ चुने हुए, क्योंकि यहाँ उतना समय भी नहीं है, ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। वही मैंने कहा कि अगर इसका हिस्सा खोला जाएगा, अगर इसका दस्तावेज खोल दिया जाएगा तो सभी चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, कहीं मुंह दिखाने की स्थिति नहीं रहेगी इन सभी प्रोफेसरों की। बी रमानंद जी। धन्यवाद सर। अब मैं अपने दर्शकों को एक प्रासंगिक तौर पे ये कहना चाहता हूं कि जिस दशक का वर्णन अभी डॉक्टर प्रदीप राव ने किया था, जो 22,000 या 27,000 का घोटाले के बारे में बोल रहे थे, उस समय बता दूं कि सोने का दाम एक ग्राम सोना लगभग 130 रुपए में था। 130 रुपए से लेकर 1 ग्राम सोने का था, लगभग इसके आसपास। आज 1 ग्राम का सोना 4300 से 4400 है सर। वही तो इससे हमारे दर्शकगण ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस मात्रा तक ये घोटाला हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये सवाल रखना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये सदस्य, आपने तो एक आर्थिक और उनका एक एकेडमिक पक्ष के बारे में बोला, परिषद में सदस्य एवं अध्यक्ष रहते हुए, क्या उसी समय उन्होंने एक सांप्रदायिक तौर पे कुछ उनका अपना निजी मुद्दा या सांप्रदायिक मुद्दा भी चलाया था क्या परिषद में सदस्य या अध्यक्ष रहते हुए, राजनीतिक एवं सांप्रदायिक मुद्दों के बारे में? असल भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के कार्यालय, वहाँ की बैठकों के रिकॉर्ड और वहाँ के उस समय की गतिविधियां यदि जारी कर दी जाएंगी तो आपको और देश को यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का कार्यालय भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का कार्यालय नहीं था, वो बाबरी एक्शन कमेटी का कार्यालय था। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी वो तब जब इतिहासकार धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं। ये तब था जब ये इतिहासकार सांप्रदायिकता पर बढ़ चढ़ करके बोलते हैं।
ये तब है जब इतिहासकार कहते हैं कि राजनीतिक या पॉलिटिकल एजेंडे से इतिहासकार एकेडमिक जगत को कोई लेना देना नहीं था। बाबरी एक्शन कमेटी की कार्रवाई वहां बैठ कर लिखी जाती थी, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के कार्यालय में। उनकी बैठक भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के कार्यालय में होती थी। और केवल इतना होता तो ठीक था। ये मैं आपको, ये तो दस्तावेजी रिपोर्ट है कि ये इतिहासकार हमारे उसके गवाह हैं। यानी कि आप बाबरी एक्शन कमेटी को उठा लेंगे तो उसमें जो गवाहों का जो उल्लेख मिला हुआ है, आर.एस. शर्मा गवाह हैं, प्रोफेसर इरफान हबीब गवाह हैं, सुबीरा जायसवाल गवाह हैं, सतीश चंद्रा, ये सब गवाह नंबर दर्ज हैं वहां। यानी उस केस को अगर आप देखने जाएंगे तो सब के सब गवाह हैं। उनके अधिवक्ताओं के ये सलाहकार हैं। बाबरी एक्शन कमेटी पर शुरू से लेकर के अंत तक जिस प्रकार से इरफान हबीब खुल करके, इरफान हबीब को हमें नहीं लगता है कि इसमें बोलने में कहीं कोई संकोच था और वो ये बताने से परहेज करते थे कि वो बाबरी मस्जिद के पक्ष में नहीं है। तो बाबरी मस्जिद के पक्ष में इतिहास के किसी भी तथ्य को नकारते हुए इतिहासकार के ये आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि अभी राम जन्मभूमि और उस पर जब आएगा तो इनका वहां पर इसका उल्लेख और साफ हो जाएगा। लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कार्यालय से लेकर और भारत के सामान्य व्यक्ति को वहां न पहुंचने दिया जाए, यानी दूसरे तरफ था कि ICHR यानी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में हिंदी बोलना प्रतिबंधित था। हिंदी पर प्रोजेक्ट नहीं मिलते थे। थोड़ा उठा करके आप देखेंगे उर्दू और फारसी वहां चल सकता था, अंग्रेजी में केवल वहां बातचीत और सब काम होते थे। हिंदी प्रतिबंधित था, जिससे कि देश का सामान्य और वो युवा या वह व्यक्ति वहां तक पहुंच न पावे। यह पूरी की पूरी मंडली उस पर काम करती रहे। और इस पूरे दौरान ICHR सांप्रदायिक और राजनीतिक एजेंडे पर काम करता हुआ दिखेगा। और ये पूरी की पूरी मंडली आप उठा करके देखेंगे तो इतिहास के तथ्यों के साथ खिलवाड़ करती हुई केवल कांग्रेस के एजेंडे को या साम्यवादी पार्टियों के एजेंडे को या इनके गठबंधन के एजेंडे को लागू करने के लिए जैसे इतिहास की जरूरत हो, जहां इतिहासकार की जरूरत हो, इतिहास की जरूरत नहीं, इतिहासकार की भी जरूरत हो। अगर उसे अखबार में बोलना है तो अखबार में बोलने को तैयार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, यानी इतिहासकार इतिहास लिखने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इतिहासकार इतिहास लिखने और पढ़ने लिखने के बजाय बयान दे रहा है। ये स्वरूप ICHR में इन इतिहासकारों का शुरू से लेकर आया और इरफान हबीब जी का तो अभी भी है। वो अभी आगे का पूरा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इरफान हबीब जी कई बार लगता है कि इतिहासकार कम किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो एक मुखपत्र या कह लीजिए कि उनके एजेंडा चलाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। जी वी रामानंदन जी, एक चीज मैं उल्लेख और करना चाहूंगा। मुझे मेरा मुंह उस बात को उल्लेख करने से मैं बचना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद उसे भी जानना चाहिए। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में प्रोफेसर इरफान हबीब के काम करते हुए, इस मंडली के काम करते हुए तमाम जो अपराध हुए हैं, उस अपराधों में एक अपराध थी किसी दूसरे की पांडुलिपि को चुराकर अपने नाम से प्रकाशित करने की। इस उल्लेख को मैं बचना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब कहना ही चाहिए। उसमें डॉक्टर परमात्मा शरण जी को एक प्रोजेक्ट मिला था तारीखे अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद करने का। उन्होंने अपना अंग्रेजी अनुवाद किया और शामिल किया। बाद में वो स्वर्गवासी हुए, उनके पुत्र ने बाकी पैरवी की है, बाकी सारी चीजें जो जिसके नाते मामला खुला नहीं तो खुलता ही नहीं। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने लिख कर दे दिया कि वो पांडुलिपि जमा ही नहीं हुई। पहले तो लिख के दे दिया कि जमा ही नहीं हुई। जब इस पर बातचीत हुई कि नहीं जमा हुई, उस जमा होने के ये प्रमाण है, तब कहा कि अब वो मिल नहीं रही है, गायब हो गई। यानी पहले जमा नहीं हुई, बाद में कहा वो मिल नहीं रहे। वो पांडुलिपि गई कहां? तो तत्कालीन उपनिदेशक तस्मीन अहमद ने उसे अपने नाम से प्रकाशित कराया। और महत्वपूर्ण यह है कि उसकी प्रस्तावना प्रोफेसर इरफान हबीब जी ने लिखी। और प्रोफेसर इरफान हबीब जी ने जब प्रस्तावना लिखी तो उसके लिए तस्मीन अहमद जी ने उस अपनी पुस्तक में जिन दो लोगों को धन्यवाद दिया है, ऐसा नहीं था कि वो बिना पुस्तक देखे लिख दिए। उन्होंने जो धन्यवाद दिया, अगर वो सच लिख रहे हैं तो उन्होंने लिखा कि मैं प्रोफेसर इरफान हबीब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि इस कार्य में उन्होंने मेरा प्रोत्साहन और मार्गदर्शन किया। अब किस काम में किया मैं नहीं जानता, ये उनके शब्द हैं, उनकी किताब की प्रस्तावना के शब्द हैं कि प्रोफेसर इरफान हबीब जी ने हमें इस काम के लिए प्रोत्साहन किया है और मार्गदर्शन। किस काम के लिए क्या, ये वो जान सकते हैं। और प्रोफेसर सतीश चंद्रा के बारे में लिखा कि प्रोफेसर सतीश चंद्रा के प्रति मैं ऋणी हूं
इन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा और सुधार किया। ये दोनों लोग वे हैं जो कोई 5 बार, कोई 4 बार उसमें सदस्य है, 2-2 बार अध्यक्ष हैं, और उसी समय में वो पांडुलिपि जमा होती है, वो पांडुलिपि गायब होती है और एक तत्कालीन उपनिदेशक के नाम वो पांडुलिपि पुस्तक के रूप में छपती है, और इन लोगों की उसमें ये सक्रिय भूमिका है। ये प्रोफेसर इरफान हबीब और इस मंडली का अकादमिक चेहरा है। जी धन्यवाद। ये आपने जो अगला सवाल मेरा है उसका आप झलक पहले ही दे दिए हैं, और ये सवाल मेरा पूर्णतः राम जन्मभूमि विवाद पर है। इस विवाद पर जो कि सदियों से चलता आ रहा, जिसपे पूर्ण विराम अभी हाल ही में लगा, तो इस राम जन्मभूमि विवाद पर प्रोफेसर इरफान हबीब की भूमिका पर आप थोड़ा और प्रकाश डालना चाहेंगे तो आप, स्वागत है आपका। मुझे लगता है रामानाथन जी, केवल यह कहना इरफान हबीब को संक्षिप्त करना होगा। मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में एक बार लिखित साक्ष्यों के आधार पर इरफान हबीब और इनकी मंडली ने क्या खिलवाड़ किया है उसका भी यहाँ जिक्र होना चाहिए। हमारे पास एक विपुल साहित्य परंपरा रही, वेदों से लेकर के और अब तक भारत की एक अद्भुत, हमारे पास माने अतुल, जिसको कहा तो अतुलनीय ऐतिहासिक स्रोत रहे हैं। इस पूरी मंडली ने जहां भारत को गाली देना था वहां इसको ऐतिहासिक प्रमाण माना, और जहां लगा कि भारत गौरवान्वित हो जाएगा वहां कहा ये मिथक है, ये मिथ है, ये इतिहास हो ही नहीं सकता। यानी जब जाति पर भारत को गाली देना था तो महाभारत प्रमाण है, और जब महाभारत में संजय की दिव्य दृष्टि को स्वीकार करने का प्रश्न आया तो वो मिथ है। जब महाभारत के आधार पर हम भारत के राजाओं के संघर्ष और आपसी द्वंद्व को दिखाने का प्रयत्न है, वहां महाभारत प्रमाण है। लेकिन जहां कृष्ण की युद्ध नीति का प्रश्न आता है, जहां उनके गीते का श्रीमद भगवत गीता के उपदेश का प्रश्न आता है, जहां अर्जुन के दिव्यास्त्रों के प्राप्त होने का, जहां इन सभी, वहां ये मिथ हो जाता है, वहां एक कथा हो जाती है। इस प्रकार मैं बाकी छोड़ करके केवल 2 महाकाव्यों को उठाता हूं, महाभारत और रामायण। ये भारत के 2 ऐसे महाकाव्य हैं, भारत के इतिहासकार लिखें न लिखें, इतिहास में माना जाए या न माना जाए, भारत सहित दुनिया के बड़े हिस्से में इन दोनों महाकाव्यों से हम सब लोग परिचित हैं, भारत की जनता परिचित है, और उसे इतिहास को छोड़ दीजिए, उसे अपने मंत्र की तरह याद करती है, जपती है, पढ़ती है और जीती है। इन दोनों ग्रंथों को इन इतिहासकारों ने मिथ मान लिया और तथ्य माना ही नहीं। तो जब रामायण और महाभारत को माना ही नहीं, और उसके पीछे ऐसा भी नहीं था कि कोई तर्क दिया या कोई तथ्य, लिखने का तरीका जैसे लगता है कि जैसे आम भाषा में आप कह सकते हो कि कोई जबरदस्ती अपनी बात कोई कह ले और उस बाकी किसी की सुने ही ना। इनका इतिहास लेखन ऐसा है। मैं थोड़ा सा इनका इतिहास लेखन कोट करना चाहूंगा। आजाद भारत के पहले संजोग से जिस प्रकार का महाकाव्य अपने यहाँ महाभारत और रामायण है, ऐसे ही महाकाव्य यूनान में होमर का इलियड और ओडिसी है। इलियड के महाकाव्य पर वहां के पुरातत्व शास्त्रियों ने काम किया, क्योंकि वो भारत और उसमें थोड़ा अंतर था। भारत के पुरातत्व शास्त्रियों को तो पता था कि इस पर काम करना ही नहीं है, और अगर कुछ मिले भी तो उसे नकारना है, जो ये मंडली थी। वहां काम हुआ, और उस पर इरफान हबीब जो लिखते हैं, मैं उसको पढ़ रहा हूं। वो लिखते हैं कि पुरातत्व शास्त्र के इतिहास में नाटकीय क्षण आया जबकि 1871 में हेनरिक स्लीमैन ने ट्राय यानी तुर्की शहर की खुदाई शुरू कर दी। अब इसको कहते हैं नाटकीय परिवर्तन। शब्द का ध्यान रखिए कि नाटकीय परिवर्तन आया। ये उत्खनन हो रहा है, ये पुरातत्व शास्त्री इतिहास के मानक पर उत्खनन कर रहा है, और भारत का एक इतिहासकार उसे कह रहा है कि नाटकीय परिवर्तन है। यहाँ ट्राय का युद्ध हुआ था, और इसका वर्णन होमर के महाकाव्य इलियड में है। स्लीमैन की अप्रत्याशित सफलता के बाद कई पुरातत्व शास्त्रियों में प्राचीन महाकाव्यों में वर्णित जगहों की खुदाई कर महाकाव्यों की परंपरा को साबित करने या फिर कम से कम इसकी वैधता जांच करने की महत्वाकांक्षा जागी, और इस मामले में भारत भी अपवाद नहीं था। यानी इनकी महत्वाकांक्षा नहीं जगी, प्रोफेसर इरफान हबीब और इस मंडली को नहीं लगा कि करना चाहिए, लेकिन जिनकी जगी उस पर ये इनका कटाक्ष है। ये पुस्तक इनकी है, वैदिक इंडिया, वैदिक भारत का ये हिस्सा है। आगे ये कटाक्ष कर रहे हैं डॉक्टर बीबी लाल पर, जो कि बीबी लाल जी ने महाभारत को आधार बना करके, और अब उसमें जो वाक्य है वो मैं पढ़ना चाहूंगा कि बीबी लाल के बारे में इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक प्रतिभाशाली अधिकारी बीबी लाल को अपना ट्राई मिला और उन्होंने इनकी खुदाई शुरू कर दी। यानी हस्तिनापुर की खुदाई हो रही थी, बीबी लाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी हैं, मान्य इतिहासकार हैं, और उनको ये लिख रहे हैं कि उनका ट्राई मिल गया। अरे भैया, आप पहले खुदाई होने दो, तथ्य मिलने दो, तथ्य के आधार पर आप डिस्कस करो कि हस्तिनापुर था कि नहीं था। बिना जाने, बिना समझे, बिना प्रमाण को लिए सीधे सीधे आप इस व्यंग्यात्मक लहजे में अगर इतिहास लिख रहे हैं तो ये पता चलता है कि आप भारत के महाभारत और रामायण के महाकाव्यों को लेकर के कितने सचेत हैं। जो इतिहासकार बाबरी एक्शन कमेटी का सदस्य, बाबरी एक्शन कमेटी का सहयोगी है, जो कोर्ट में, न्यायालय में उसका गवाह है, वो राम जन्मभूमि पर कोई निष्पक्ष इतिहास की बात कर पाएगा? मुझे लगता है कि इसको मानना ही क्यों चाहिए। प्रोफेसर इरफान हबीब श्री राम जन्मभूमि के बारे में इतिहास कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो तो एक पक्ष हैं और इतिहासकार पक्ष थोड़े होता है। इतिहासकार को तो न्यायाधीश होता है, निष्पक्ष होता है, उसे निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर इरफान हबीब चूंकि एक पक्ष के व्यक्ति हैं, परिणाम क्या हुआ कि आप तब से लेकर के अब तक उठा लीजिए तो कभी, यानी कि इस मंडली का जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दाखिल किया है उसमें गवाह नंबर 63 पर आर.एस. शर्मा हैं, गवाह नंबर 64 पर ये सभी प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं इसी मंडली के, सूरज भान हैं, 65 नंबर पर डी.एन. झा हैं, 66 पर रोमिला थापर हैं, सभी सुन्नी वक्फ बोर्ड के गवाह हैं कोर्ट में। अतहर अली हैं, 70 नंबर पर इरफान हबीब हैं, 95 पर के.एम. श्रीमाली हैं, 96 पर सुवीरा जायसवाल हैं, 99 पर सतीश चंद्रा हैं, 101 पर ये इतिहासकार हैं जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के बाबरी एक्शन कमेटी के गवाह हैं कोर्ट में। अब ये अगर राम जन्मभूमि के पर इतिहास लिखें भी तो क्या लिखेंगे, और अगर ये लिखें भी तो उसे क्यों माना जाना चाहिए? और इस मामले में, और मामले में इतिहासकार हों भी तो हों, इस मामले में उन्हें इतिहासकार कैसे मान लिया जाएगा जब वो एक पक्ष में खुल करके खड़े हैं? ऐसे में प्रोफेसर इरफान हबीब को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खनन और उससे मिले हुए सारे साक्ष्य, जिस पर पूरी दुनिया मान रही है कि हाँ, उस ढांचे के नीचे मंदिर था, एक हिंदू ढांचा था। भारत में उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय मान रहा है, उसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय मान रहा है, और उसका भी प्रोफेसर इरफान हबीब उन तथ्यों का मजाक उड़ाकर खारिज करते हैं और कहते हैं कि सुर्खे की चुनी और जुड़ाई इस्लामिक कल्चर में था, इसलिए वो इस्लामिक ढांचा है। यानी मूर्खता की हद। और कह दिया जाए कि ये इतिहासकार के जगह पर, यानी जैसे गांव में गुंडई की भाषा हो। जैसे रामानाथन जी, आप मुझे 1 मिनट में आपको बताता हूं, हम लोगों के यहाँ एक कथा प्रचलित है। गांव में एक बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनके लड़के की शादी तय होनी थी, तो उन्होंने एक घोषणा कर दी, क्योंकि बड़े व्यक्ति थे, विद्वान थे, तो तमाम लोग शादी के लिए आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, जो तय कर देगा कि हमारे बकरी के 4 पैर हैं, मैं अपने लड़के की शादी उसके यहाँ कर दूंगा। तो उनकी पत्नी ने कहा, क्या मूर्खता है, अरे तो कोई आके तय कर देगा और आपको शादी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि देखो, ऐसा नहीं है, मैं जब मानूंगा तब न सिद्ध कर पाएगा कि 4 पैर है। अरे जिसके यहाँ शादी करनी होगी उसका मान लेंगे कि उसने सिद्ध कर दिया, जिसके यहाँ नहीं करनी होगी वो लाख सिद्ध करता रहे, मैं मानूंगा ही नहीं कि हमारी बकरी के 4 पैर। प्रोफेसर इरफान हबीब की यह मंडली इस कथा को चरितार्थ करती है। यानी जहां उनका स्वार्थ नहीं होता वहां इतिहास नहीं है, और जहां उनका स्वार्थ सिद्ध होता है बिना तथ्य और बिना प्रमाण के वो कह रहे हैं, इसलिए इतिहास होता है। इसलिए इन लोगों ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का बेजा दुरुपयोग किया है, और ऐसा दुरुपयोग किया है कि मैंने कहा कि अगर उसका इतिहास लिख दिया जाएगा तो ये चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। जी रामानाथन जी। धन्यवाद। ये इसमें एक और बिंदु मैं रेखांकित करना चाहूंगा, और आपसे भी मैं इसका सलाह लेना चाहूंगा कि ये इसमें जितने सारे जो गवाह बने हैं, या ये इन सब विषयों में भारतीय धरोहर के इतिहासकार के नाम से जो प्रसिद्ध प्रख्यात पाए हैं, इनकी संस्कृत का ज्ञान बिल्कुल कम है। ये या तो अंग्रेजी अनुवाद पढ़ करके इतिहास लिखे हैं, या फिर ट्रांसलेटेड वर्जन से ही इन्होंने इतिहास बनाया है। तो इस पे आपका अगर कुछ टिप्पणी हो, क्योंकि बिना संस्कृत का भाषा का ज्ञान प्राप्त किए हम भारत के इतिहास के बारे में ना तो कुछ लिख सकते हैं ना कुछ समझ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रख्यात इतिहासकारों ने ऐसा दंड किया है। तो आप कुछ इस पे टिप्पणी करना चाहेंगे?
दरअसल इन कुछ मामले में, जैसे भारत के गौरवशाली इतिहास को पर चुप रहते हुए और भारत की कमियों को उजागर करने का जो एजेंडा है, इस पर संयोग से साम्राज्यवादी इतिहासकार और ये साम्यवादी कम्युनल यानी साम्यवादी इतिहासकार एक होते हैं उस मुद्दे पर। ऐसे में इन लोगों का थोड़ा सा काम कर दिया था साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने। मैकडॉनल्ड कीथ ने एक काम कर दिया था, मैक्स मुलर ने काम कर दिया था, और थोड़ा बहुत जो हमारे यहाँ के संस्कृत के आचार्यों ने किया है, तो उसमें से ये अपनी सुविधा अनुसार चीजों को लेकर, यानी ये कभी भी मुझे जैसा मैंने अभी इरफान हबीब की पुस्तकों को पढ़ा है, उन्होंने जहां जहां वेदों को कोट किया है, आपको हास्यास्पद लगता है कि वेदों की ऋचाओं का उल्लेख करने के बजाय वहां कविता, हिंदी की कविता इन्होंने कोट की है, उसका अनुवाद पता नहीं कहां से मिला है, क्या भगवान जाने। ये इनकी पुस्तक है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है, वैदिक कालीन और सिंधु सभ्यता इनकी लेटेस्ट पुस्तक है, 5 खंड जो इन्होंने पब्लिश किए हैं। वहां ये उल्लेख करते हैं ऋग्वेद का। संस्कृत ये जानते हैं कि नहीं, ये तो अलग विषय है। ऋग्वेद की संस्कृत तो किसी कीमत पर नहीं जानते होंगे, क्योंकि ऋग्वेद की संस्कृत हमारी सामान्य संस्कृत से अलग है, वैदिक संस्कृति हमारी अलग है। उसे पढ़ने के लिए भाषा विज्ञान के बड़े बड़े जो संस्कृत विद्वान हैं वो भी अलग से उसका अध्ययन करते हैं, तब जाकर के वैदिक संस्कृत को समझ पाते हैं। उस वेदों पर दावा के साथ ताल ठोक करके ये पूरी मंडली बताती है कि ऋग्वेद का फड़ा मंडल बाद में जोड़ा गया, ये उसके बाद में आया है, ये पहले है, यहाँ ये और अभी, यानी अगर उसके इनके लिखने पर केवल आमने सामने डिबेट हो जाए तो इनके पास उत्तर नहीं रहेगा। जिस प्रकार का मजाक रवैये में उन्होंने इतिहास लिखा है, इसलिए इन्होंने सेकेंडरी स्रोत का उपयोग किया है, उन इतिहासकारों के उसका अनुवाद का उपयोग किया है, जो अनुवाद में ही जिन्होंने विकृति, प्रोफेसर शिवाजी सिंह जी ने तो लगभग कीथ के पूरी डिक्शनरी को और मैक्स मुलर का उन्होंने तमाम जगहों पर चिन्हित किया है कि यहाँ उन्होंने गलती की है, यहाँ वो, क्योंकि वो अपनी दृष्टि से अनुवाद कर रहे थे। जो हम जिस बात को कह रहे हैं, जिसमें एक विवाद है कि भारत में गाय मारी जाती थी और खाई जाती थी, ये विवाद केवल शब्दों के व्याख्या के या कीथ के और मैक्स मुलर के अनुवाद के आधार पर पैदा कर दिया लोगों ने। हमारे यहाँ उसका अर्थ कुछ है, उनके यहाँ कुछ अर्थ है। आप बिना भाषा को जाने, बिना विषय को समझे, सेकेंडरी स्रोत को उठा करके आप लेकर के चल देते हैं, और वो भी उसका अनुवाद जो भारत के बारे में नहीं जानता। आप भारत के किसी संस्कृत विद्वान, वैदिक संस्कृत का कोई विद्वान अनुवाद किया हो, आप इनका रेफरेंस उठा लीजिए, कहीं मैक्स मुलर और मैकडॉनल्ड कीथ के अलावा वेदों पर इनका भारत के किसी संस्कृत विद्वान का उल्लेख आप रेफरेंस में दिए हो तो मान लिया जाए कि इन्होंने वेदों का वास्तव में निरपेक्ष ढंग से अध्ययन किया है। तो ये तो शरारतपूर्ण ढंग से इनको वो सूट करता है, इसलिए उसका उपयोग करते हैं। जी धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मेरा अगला प्रश्न ये है कि कई लोग मानते हैं कि प्रोफेसर इरफान हबीब को मार्क्सवादी और धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार माना जाता है। क्या यह सही है या ऐसा क्यों है कि उनको हमको लगता है कि रामानाथन जी, इसमें अगर हम साम्यवादी और धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार की पहले परिभाषा दे दें तो हम लोग को भी मान लेना चाहिए इनको, लेकिन वह मानने के पहले कहना पड़ेगा कि भारत में साम्यवाद माने भारत का विरोध, धर्मनिरपेक्ष माने घोर सांप्रदायिक। इस परिभाषा, अगर इस शब्द का अर्थ माना जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोफेसर इरफान हबीब साम्यवादी और धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार हैं। साम्यवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द की अगर अर्थ यानी उसकी परिभाषा कर दें तो हमें भी कहना चाहिए कि साम्यवादी धर्मनिरपेक्ष इतिहास, यानी कि साम्यवाद का मतलब होता है, ये हम सब जानते हैं, भारत में भारत विरोध, चीन का आंख बंद करके समर्थन और जरूरत पड़ने पर अन्य साम्यवादी देशों का जरूरत समर्थन करें या न करें, भारत का विरोध तो उनके उस साम्यवाद की पहली शर्त है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ भारत में चला वो शुद्ध सांप्रदायिक अर्थ में लिया गया। यानी जितने धर्मनिरपेक्ष थे, आप इनका इतिहास उठा लीजिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां रही हो, चाहे उन्होंने शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण को ही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बना दिया। अगर ये सही है और अर्थ यही है तो हम लोगों को भी उनको साम्यवादी और धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार कहना चाहिए। अगर हम अपने सही शब्दों का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि वो साम्यवादी संप्रदायवादी इतिहासकार हैं। और इसका मैं उल्लेख आपको कुछ उनके लिखित दस्तावेजों के आधार पर करना चाहूंगा, जहां आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में क्यों उनको कहा गया, क्यों साम्यवादी और धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार कहा गया।
मैंने जैसा पहले कहा कि उन्होंने, उनकी किताब आई है पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 5 खंडों में पुस्तक है, जिसमें 3 खंडों के मूल लेखक हैं, जिसमें सिंधु सभ्यता उनकी पहली किताब है, उसके मूल लेखक। मैं उसके कुछ अंशों को आपको पढ़ता हूँ। 2 चीजों का ध्यान रखिएगा कि इतिहास के साथ कैसा मजाक ये लोग करते हैं, इतिहास में कैसे लिखते हैं और तथ्यों को किस प्रकार से भारत विरोध की ओर ले जाते हैं। इनका एक पैराग्राफ है कि सिंधु सभ्यता के घरों को देखने से लगता है कि इस समाज में अमीर और गरीब के बीच बड़ी दरार थी। अब आप कल्पना करिए, पुरातत्व में एक राजमहल मिलता है, यानी एक बड़ा भवन मिलता है, और बाकी छोटे भवन मिलते हैं। अब यहाँ राष्ट्रपति भवन अगर प्रधानमंत्री का आवास मिल जाएगा और उसके बाद छोटे भवन मिलेंगे तो कहा जाएगा कि अमीर और, यानी कि ये भाषा कम्युनिस्टों की भाषा है, ये साम्यवादियों की भाषा है, ये चिंतन साम्यवादियों का है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे मानने में कोई हर्ज नहीं है। इस समाज में अमीर और गरीब के बीच बड़ी दरार थी। सिंधु की सीमाओं में दासों द्वारा निर्मित माल मेसोपोटामिया को निर्यात किया जाता था। पता नहीं ये प्रमाण इनको कहां से मिला। हमारे यहाँ का सामान मेसोपोटामिया में जाता था, ये तो प्रमाण है। हम निर्यात करते थे, ये तो समझ में आता है। वो निर्मित करने वाले दास थे, यानी दास प्रथा का आपके पास प्रमाण कहां से आ गया? कौन सा प्रमाण था? यानी अब प्रकारांतर से ये बताए रहे हैं कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता के समय में भारत में दास प्रथा थी। मेगास्थनीज कहता है भारत में दास नहीं है। यानी हम भारत ये अलग विषय है कि भारत में जिस दास की परिकल्पना हम यूनान रोम में करते हैं वैसी परंपरा कभी भारत में रही ही नहीं है। भारत में व्यक्ति बिकता थोड़े था। अब और वो एक अलग हिस्सा है, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, केवल मैं उल्लेख कर रहा हूं कि कैसे शरारत करते हैं लोग लिखने में। इससे प्रमाणित होता है कि दासों की संख्या काफी बड़ी थी, और यदि उस समय मानव बलि, अब अगला जोड़ दिए कि यदि उस समय मानव बलि दी जाती थी तो इसका शिकार दासी होते होंगे। अब शरारत देखिए, यदि उस समय होती थी तो कह दे कि भाई हमने तो यदि कहा है, तो जब आपने यदि कहा है, प्रमाण नहीं है, तो लिखने की जरूरत क्यों थी? और ये लिख करके आप बता रहे हैं कि मानव बलि होती थी, यानी एक अनावश्यक दिमाग में एक दूसरी चीज डाल रहे हैं। और ये होती थी तो किसकी होती थी? तो दासों की होती थी। ये एक पैराग्राफ इनके किताब का है, ये उन बताता है कि ये साम्यवादी और कम्युनल इतिहासकार है। दूसरी बात मैं इनका उल्लेख करता हूं। आगे लिखते हैं कि अभी निरंकुश तरीके से, अब शब्द का प्रयोग फिर सुनिएगा, निरंकुश तरीके से इस संस्कृति पर, यानी सिंधु संस्कृति पर वैदिक रंग चढ़ाने के लिए इसे सरस्वती सिंधु कहने के पीछे कोई तार्किकता नहीं है। यानी आप इस समय में, एक 1990 के बाद पूरी दुनिया नए ऐतिहासिक तथ्यों के उसमें डूब रही है। सरस्वती नदी के किनारे 1100 पुरातात्विक स्थल प्राप्त हो चुके हैं, और इनके सिंधु सभ्यता के सिंधु नदी के तट पर 110 पुरातात्विक स्थल हैं। और आपको भी ये अंदाजा नहीं है कि 110 बनाम 1100 पुरातात्विक स्थलों पर आप ये कह रहे हैं कि कोई तार्किकता नहीं है और इतिहासकार निरंकुश तरीके से कर रहे हैं। और इस 3 लाइन के लिखने के न आगे न पीछे कहीं कोई प्रमाण नहीं, कोई तर्क नहीं, किसी के मत का उल्लेख नहीं। यानी जो इतिहास की परंपरागत एक अनुशासन है उसका भी उपयोग नहीं करते। यानी ये इतिहास के इतने बड़े विद्वान हैं कि ये जो कह दें वो इतिहास मान लिया जाएगा। ये 3 लाइन आप लिखते हैं और ये नहीं बताते कि जिन लोगों ने निरंकुश तरीके से कहा उनके प्रमाण क्या हैं, उनके तर्क क्या हैं। और उस प्रमाण और तर्क को काट कर आप अगर लिखते कि यह कोई तार्किकता या प्रमाण नहीं, तो बात समझ में आती। यानी ये आपने समझा ही नहीं, यानी आप ये मान लिए हैं कि इतिहास के पिता आप ही हैं और जो आप कहेंगे वही इतिहास बनेगा। ये प्रोफेसर इरफान हबीब का इतिहास लिखने का और धर्मनिरपेक्ष और साम्यवादी इतिहास लिखने, मैं आगे बताता हूं। लिखते समय इनको खारिज करना था प्रोफेसर बीबी लाल को उत्खनन के आधार पर, इनको खारिज करना था इस जो नए उत्खनन हुए हैं सिंधु सरस्वती नदी पर, तो इसको खारिज करना था। तो इस खारिज करने में एक सच वो बोल गए। अब जो सच बोला वो उन्हीं के मैं उद्धृत कर रहा हूं कि उत्खननकर्ताओं की दुनिया पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए। जब उत्खननकर्ताओं की दुनिया पर विश्वास नहीं करना चाहिए तो प्रोफेसर इरफान हबीब और आर्य शर्मा पर विश्वास क्यों की दुनिया करेगी? क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप अपने बारे में कह रहे हैं या किसके बारे में कह रहे हैं? ये पूर्वाग्रही इतिहास लेखन है प्रोफेसर इरफान हबीब का। आगे सुनिए। जब पुरातत्वविद इतिहास से प्रागैतिहासिक काल की ओर काम करते हैं तो वे लिखित स्रोतों द्वारा उजागर किए गए सर्वाधिक प्राचीन समाजों से प्रारंभ करते हैं, जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र। यानी अब यहाँ भारत का समाज नहीं है, मेसोपोटामिया है और मिस्र है। और वे केवल पुरावशेषों से ज्ञात समाजों के तुल्य रूपता के पहलू, उनके स्रोत या क्रमिक विकास और अस्तित्व की जांच पड़ताल करते हैं। इस प्रकार वे प्रागैतिहासिक काल में उन घटनाओं और प्रक्रियाओं को घटित होते देखते हैं जैसे वे इतिहास में घटित हुई हैं, चाहे वो तकनीक की खोज या विस्तार हो
वर्ग विभेदों का इतिहास हो, राज्य का निर्माण हो, मनुष्यों का पलायन या बोली जाने वाली भाषा में परिवर्तन हो, या परंपराओं और धार्मिक विश्वास हो, इस पद्धति को व्यापकता से लागू करने वाला व्यक्ति बी गार्डन चाइल्ड था। यानी बी गार्डन चाइल्ड को यहाँ इन्होंने कोट किया, और ये सब कोट कर रहे हैं क्योंकि अभी भारत को आगे उनको गरियाना है, इसलिए इसका उल्लेख कर रहे हैं। 1960 के दशक के अंत में नई या प्रोसीजुअल आर्कोलॉजी के प्रस्तावकों द्वारा इस दृष्टिकोण की वैधता पर प्रश्न उठाना प्रारंभ हो गया, और अंत में लिखते हैं कि इन इतिहासकारों में अपरिहार्य रूप से सांस्कृतिक परिवर्तनों की व्याख्या में संपूर्ण रूप से बाहरी कारकों को नकार देने की निश्चित प्रवृत्ति, यानी इतिहासकारों के इतिहास लेखन पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया। यानी आपने एक पुरातत्ववेत्ताओं को कह दिया विश्वास करने की जरूरत नहीं है, दूसरे को कह दिया कि इनकी प्रवृत्ति ऐसी थी, यानी सभी इतिहासकार किसी न किसी दोष के शिकार हैं, केवल इनकी मंडली को छोड़ करके। एक इतिहास लेखन इनका इसलिए धर्मनिरपेक्ष माने गए भारत में, और इसलिए साम्यवादी इतिहासकार माने गए। हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत प्रचलित मूर्ति है, आपने भी देखा होगा उसका, कि एक पुजारी की मूर्ति है जो त्रिफुलिया अलंकरण पहने हुए वो साल ओढ़ता है एक बांह के नीचे से, वो बहुत अच्छी मूर्ति है लगभग भारत के इतिहास में। और उस मूर्ति को आप देखिए तो उसकी आंख जो है अर्ध उन्मूलित है, यानी नासिका पर उसका ध्यान है, आंख आधी आंख खुली हुई है, आधी उसकी बंद है। स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ ये मुद्रा योग की होती है। अब लोगों ने कहा कि ये योगी की मूर्ति है। अब प्रोफेसर इरफान हबीब को कैसे पचेगा? अब इनकी किताब में जो लिखा वहां नहीं लिखा, वहां कुछ लिखा, और जो फोटो छापा उसके नीचे लिखा पादरी राजा की पत्थर की मूर्ति। फोटो के नीचे परिचय है पादरी राजा के पत्थर की, यानी आप क्या कहना चाहते हैं? इस ईस्वी से लगभग आप 2500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले की मूर्ति की चर्चा कर रहे हैं, और जहां ईसा मसीह का अभी जन्म तक नहीं हुआ है, जहां अभी ईसाई धर्म आया तक नहीं है, आप कह रहे हैं पादरी राजा की मूर्ति है, और वो भी फोटो के नीचे। और इसका उल्लेख नहीं, उल्लेख करते हैं वो सुनिए, यानी उल्लेख उसी पन्ने पर उल्लेख कुछ है और मूर्ति के नीचे परिचय ये है, यानी शरारत किस स्तर तक इनके लेखन की है वो आप समझते चलिए। अब इसका जो उल्लेख करते हैं कि यदि यह एक छवि चित्र है तो यह मूर्ति उस व्यापारी की है जो मेसोपोटामिया से भली प्रकार परिचित था, और सामान्य रूप से इसे धर्माचार्य या प्राइस्ट किंग का नाम देना भ्रम उत्पन्न करने वाला पदनाम है, क्योंकि ये मानेंगे तो फिर योग मान लेना पड़ेगा, शैव धर्म मान लेना पड़ेगा, इसलिए उसको इन्होंने कह दिया कि इसे व्यापारी की मूर्ति मानना है। अब जो इनका तर्क है वो थोड़ा आगे देखिएगा कि इस मूर्ति के आधी बंद आंखों के आधार पर इसे योगी कह देना बिल्कुल तर्कहीन है। अब तर्कयुक्त क्या है वो इनसे कोई पूछे कि भैया तर्कयुक्त क्या है, यानी योगी की मुद्रा कैसी होती है। यानी हड़प्पा सभ्यता में एक ये मूर्ति नहीं है, ऐसी तमाम मूर्तियां जो योग मुद्रा में बैठी हुई दिखाई देती है। तो आपको वहां योग के और शैव धर्म के प्रमाण इसलिए नहीं मिलते कि अभी वो भारत की प्राचीनता के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए आपको पादरी राजा की मूर्ति मिलती है, आपको व्यापारी की मूर्ति मिलती है, आदि आदि वो दिखाई देती है। इसलिए ये साम्यवादी और धर्मनिरपेक्ष सांप्रदायिक इतिहासकार कहे जाते हैं, क्योंकि भारत को जगह जगह पर बेइज्जत करना और गाली देना इनके इतिहास लेखन का हिस्सा है। आगे सुनिए। ऋग्वेद, चूंकि ये वैदिक काल का ये सब सिंधु सभ्यता को साथ अब ऋग्वेद को ले रहे हैं कि आज ऋग्वेद के धर्म और परंपराओं के साथ किसी भी समरूपता की विवेचना नहीं की जा सकती, और पहले से ही व्यवहार और धार्मिक मत की दावेदारी यानी योग और शैव उसे अब खारिज कर रहे हैं, जो कि सिंधु सभ्यता के समाप्ति के बाद ईस्वी सन से 1800 वर्ष पूर्व ही हिंदुत्व में प्रवेश कर चुका था। इसमें विश्वास करना कठिन है। हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया, उस समय हिंदुत्व शब्द अभी पूछा जाएगा तो कहेंगे नहीं था, जब हिंदुत्व शब्द पर व्याख्या करनी होगी तो कहेंगे ये तो बाद का शब्द है, और जब इस पर गाली देना होगा तो कहेंगे कि हिंदुत्व की का उस समय में प्रवेश नहीं था। यानी इस प्रकार के दोगलेपन इतिहास लेखन की स्थिति ऐसे सीनियर प्रोफेसरों की है, क्योंकि इनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था, इनकी सरकारें थी, सरकारों का संरक्षण था, इसे जो मन किया वो लिखे और जो मन किया वो सरकार के पैसे से पब्लिश किए। आगे सुनिए। अक्सर यह कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार एक राजकीय संरचना है, यानी ये कहा जाता है और मिला है, वो पुरातात्विक सत्य है, उसको आप नकार कैसे सकते हैं, और पारंपरिक धार्मिक स्नान के लिए निर्मित हुआ था। यह विचार भी मनगढ़ंत है, यानी जिन्होंने बताया वो कह रहे हैं कि ऋग्वेद में धार्मिक स्नान की परंपरा है। हम आज तक को प्रयाग में जो है वो कुंभ देखते हैं, भारत में गांव-गांव में छठ मैया की पूजा से लेकर के कोई भी धार्मिक होता है वो सीधे नदी और तालाब के किनारे होता है। यानी इस परंपरा का अगर एक अस्तित्व हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, सिंधु सभ्यता में मिलता है, तो आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत है, क्योंकि वो प्रमाण मिल रहा है।
अब सच क्या है वो उनका सुनिए। यह विचार भी यह भी अप्रमाणित अनुमान है कि शुद्ध के लोग स्वच्छता के कार्यों की तुलना में धार्मिक कार्यों में जल के प्रयोग को प्राथमिकता देते हैं। और ये लिखते समय प्रमाण नहीं दिया है, ये मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि अगर मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इनकी पुस्तक को लेकर कोई बैठ जाए, और ये जब ये लिख रहे हैं तो कोई प्रमाण नहीं देते हैं। अंत में चूंकि शुरू में प्रस्तावना में लिख दिया है कि मैं रिफरेंस का बोझ उत्पन्न नहीं करना चाहता, क्योंकि इनको रिफरेंस की जरूरत क्या है, तो जो कहेंगे वही इतिहास है। इसलिए ये धर्मनिरपेक्ष यानी सांप्रदायिक और साम्यवादी इतिहासकार हैं। आगे सुनिए, सिंधु सभ्यता के पतन का जब उल्लेख करते हैं, दुनिया 90 के दशक के बाद कहां पहुंच गई, अब इनका सुनिए कि इससे अनिवार्य रूप से यह अर्थ निकलता है कि पश्चिम दिशा से आक्रमण करते हुए जिनमें हमलावरों ने सिंधु सभ्यता का विध्वंस कर दिया। अब वही आर्य आक्रमण की थियोरी इन्होंने फिर यहाँ पर ठोका। जो 90 तक कह के थक गए थे, पूरी दुनिया पलट गई, सारा सिद्धांत फेल हो गया, नई थियोरी इतिहास में डेवलप हो गई। अभी 2016 तक ये इनको पश्चिम से अभी हमलावर दिख रहे हैं, और उसको अंत में एक पैराग्राफ में ये उस पूरी बात को कह दे रहे हैं जो 90 से लेकर अब तक इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्रियों ने काम किया है कि 1990 के दशक के व्यापक स्तर पर यह दावा पेश किया जाने लगा कि सिंधु सभ्यता न केवल आर्यों की सभ्यता है बल्कि वैदिक है, या यहाँ तक कि उत्तर वैदिक है। इस दावेदारी को अत्यधिक सरकारी प्रोत्साहन भी मिला। अब चूंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की ओर इशारा है, जिस पर इनके हो हल्ला किए थे, क्योंकि लोगों को खैरात मिलना बंद हो गया था। कुछ पेशेवर, अब आगे शब्द चलिए, ये अपने पुरातत्ववेत्ताओं के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, राजनीतिज्ञों के लिए नहीं कर रहे हैं। कुछ पेशेवर पुरातत्ववेत्ताओं ने जो कुछ पहले कहा था उसके ठीक प्रतिकूल होते हुए भी इस विचार को गले लगा लिया। यानी इतिहास में अगर तथ्य मिलेगा तो हम अपना विचार नहीं बदलेंगे। हम आज से 20 वर्ष पहले जो प्रमाण है उसके आधार पर जो इतिहास रखे, आज अगर नए प्रमाण मिलेंगे तो हमारे विचार बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। अब उस बदले हुए विचार को उन पुरातत्व शास्त्रियों को जिन्होंने कहा, उसको ये कह रहे हैं कि वो पेशेवर इतिहासकार हैं, पेशेवर पुरातत्ववेत्ता हैं। ये हड़प्पा सभ्यता का वैदिक काल का इतिहास लेखन समझिए। जो प्रश्न आपने किया भी कि संस्कृत जानते हुए नहीं, अब वैदिक काल पर भी इनकी पुस्तक है, और वेदों को लेते हुए इन्होंने पुस्तक लिखी है। वैदिक संस्कृति प्रोफेसर इरफान हबीब जानते होंगे, मुझे नहीं पता, मैं तो जानता हूं कि उन्हें नहीं पता है। वही घिसी पिटी बातें जो 1990 के दशक के पहले लोग कहते थे, उसे फिर इन्होंने आगे लिखा। अब मैं केवल उल्लेख करता चल रहा हूं, मुझे केवल बताना यह है कि ये शरारत कैसे ये लोग करते हैं। दास और दस्युजन के साथ लंबे संघर्ष के कारण, क्योंकि इनको संघर्ष दिखाना है, लंबे संघर्ष के कारण निश्चित तौर पर लगातार आर्य या आर्यकृत परंपरा में गुलामों और ऐसे अन्य अर्ध गुलामों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वहां दास शब्द का प्रयोग किया है और यहाँ गुलामों शब्द का प्रयोग कर दिया। दोनों के अंतर होते हैं, यानी कि आपने उस दोनों शब्दों के दोनों अगर आप जाएंगे तो दोनों का स्वरूप अलग अलग होता है। गुलाम और दास में थोड़ा अंतर है। इन्होंने जहां जो इनको सुविधाजनक लगा उस शब्द का प्रयोग किया। ऐसे पराधीन लोगों ने आर्य समुदाय में पहले से स्थापित 3 वर्ण, यानी कि शासक, पुरोहित और स्वतंत्र आमजन के अलावा एक चतुर्थ वर्ण का आधार प्रदान किया होगा, क्योंकि प्रमाण नहीं है तो यहाँ सावधानी बरती, कह दिया किया होगा, लेकिन अपनी बात कह ले गए कि चौथा वर्ण इसे गुलाम होते। यानी कि भारत में अब ये जहां बताना चाह रहे हैं वहां भी समझ रहे हैं कि इनकी शरारत क्या है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त मंडल 10 का 90वां सूक्त निसंदेह इस नए चरण के समाज की तस्वीर पेश करता है। अब ऋग्वेद का जो 10वां मंडल का जो सूक्त है, ये सूक्त की संस्कृत और ऋग्वेद की संस्कृत दोनों मेल ही नहीं खाती। ये भी मानते हैं, इनकी मंडली भी मानती है, सब लोग मानते हैं कि ये ऋग्वेद में पुरुष सूक्त बाद का जुड़ा हुआ हिस्सा है। और ऋग्वेद में ब्रह्म, क्षत्र और विष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र का उल्लेख भी नहीं है। इस पुरुष सूक्त को छोड़ दें तो ब्रह्म, क्षत्र और विष का उल्लेख है। और ये कह रहे हैं कि ये सब तीनों वर्ग स्थापित हो चुके थे। पुरोहित के लिए ब्राह्मण शब्द ऋग्वेद में पहले से स्थापित है, हमने नहीं देखा है। अगर पुरुष सूक्त का उल्लेख छोड़ दिया जाए तो ब्रह्म शब्द का उल्लेख मिलता है। उसको ये माना गया कि वही विकसित होकर के उत्तर वैदिक युग में ब्राह्मण शब्द में परिवर्तित हुआ। ऐसा अब शूद्रों का इतिहास से उठा रहे हैं, क्योंकि इनका फोकस तो वही है। इनको जाना है भारत के इस सामाजिक व्यवस्था के उस पर पिंच करना है जो हमारी कमजोर कड़ी है, वहां ये पहुंच रहे हैं। ऐसा संभव नहीं लगता कि शूद्र शब्द सिर्फ कथित तौर पर एक कबीले के नाम शूद्र से निकला होगा। इसका मूल जो भी हो, ऋग्वैदिक सूक्त में इस शब्द ने हर उस व्यक्ति को समाहित कर लिया जिसे विजेता आर्य कबूलों ने पराजित या गुलाम बनाया हो। यानी अब 2 हिस्से बता रहे हैं कि आर्य बाकी 3 वर्ण के थे
और जो शूद्र हैं वो गुलाम बनाए गए लोग हैं। अब प्रमाण नहीं है, यानी वो सारे 90 के पहले के प्रमाण ध्वस्त हो चुके हैं। आगे हम इतिहास के दूसरी दिशा में और कहाँ आगे बढ़ रही है, पूरी भारत की वर्ण व्यवस्था पर हम लोगों के दूसरे काम हैं, प्रमाण और तथ्यों के आधार पर। कहीं उसका न जिक्र है न कोई प्रमाण दे, केवल जो मन में आ रहा है वो कहते चले जाएंगे। मसलन 10 सूर्यदास जिन्हें आर्यों की सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले अंक की तरह शामिल कर लिया गया, यानी कि 4 वर्ण ये बनाए गए। ऋग्वेद मंडल 4 में एक उल्लेख आता है, ये इसका उल्लेख एक अलग तरह से समझिए कि ये लोग ये कहते हैं कि ऋग्वेद के समय में मूर्ति नहीं थी, मूर्ति नहीं थी इसलिए मूर्ति पूजा और ये मंदिर का उल्लेख हो ही नहीं सकता है। अब वहां एक उल्लेख आता है, सुनरसेठ की एक कथा आती है जिसमें वो कहता है कि कौन मेरे इंद्र को 10 गायों में खरीदेगा। तब जो इतिहासकार इस दिशा में प्रश्न किए तो उन्होंने कहा भाई अगर कोई ऋषि अपने इंद्र को बेच रहा है 10 गायों में तो इंद्र मूर्ति ही होगी। अब थोड़ा इरफान हबीब की व्याख्या सुनिएगा, आपको हंसी आएगी और अच्छा लगेगा। हालांकि इस ऋचा के में रचयिता के मन में मूर्ति नहीं है बल्कि स्वयं देवता है। कम से कम यहाँ ये मान लिए कि देवता थे और देवता उसके मन में था, और ऋषि ने उनकी इतनी कृपा प्राप्त कर ली थी, यानी देवता की इतनी कृपा प्राप्त कर ली थी कि वह उसी कृपा को 10 गायों में किराए पर बेच रहा था। अब आप कल्पना करिए, ऐसा मूर्खतापूर्ण इतिहास लेखन। यानी हम मान लिए कि हमारे मन में देवता है और इस देवता की कृपा है, कौन इसको खरीदेगा, कौन 10 गाय में खरीदेगा इसको। यानी इस तरह से जिसको कहा जाए कि आप जबरदस्ती का इतिहास लेखन, जो आपके मन में आवे बोलते चले जाएंगे, इसलिए कि कोई आपके खिलाफ बोलता नहीं रहा है, कोई आप पर तर्कों और तथ्यों और प्रमाणों के साथ आपसे बहस करने से डर लगता था, इसलिए कि आप गोलबंद हुए थे, गोल बनाकर आप लोग चल रहे थे, किसी को जमने नहीं दे रहे थे। इस नाते जो अब वो चीजें बदली हैं, इसलिए हम जैसे लोग बोलना शुरू कर रहे हैं, और हम ही जैसे लोग नहीं, इस मंडली को छोड़ दें तो बाकी की दुनिया बदल चुकी है। इन्हें अब देखना चाहिए कि भारत के इतिहास की दिशा अब बहुत दूसरी दिशा में बढ़ रही है। लेकिन अभी भी, अब अगला एक उल्लेख और इनका सुन लीजिए, अभी भी वास्तविकता यह थी कि जब भी राजा चाहता ब्राह्मणों का दमन कर यानी लूट सकता था। एक जगह का उल्लेख है। यानी अब आप पूरे इतिहास में अब तक हम लोग जानते थे कि पुरोहित और राजा मिल करके समाज को आगे बढ़ाए। अब कहां इनको कोई रेफरेंस नहीं, कोई उल्लेख नहीं कि किस आधार पर कह रहे हैं, इन्होंने कह दिया। और जब ये इस व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो इनका ये कहना है कि वर्णों को अपने उद्भव काल से ही पदानुक्रम में रखा गया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऊपर से नीचे की ओर रखा गया, और इनमें शूद्रों के साथ बहुत अन्याय हुआ। और अब थोड़ा आप समझिए कि इसका प्रमाण वो क्या दे रहे हैं। बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक युग की और प्रमाण दे रहे हैं मनुस्मृति की। यानी इसके आगे जो प्रमाण उन्होंने दिया है कि शूद्रों को क्या क्या किया गया, वो सब मनुस्मृति का है। यानी लिखा भी है कि मनुस्मृति में कहा गया है। यानी आप ऋग्वैदिक काल का समाज लिख रहे हैं, ऋग्वैदिक काल के समाज के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, आप उस वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो ऋग्वैदिक काल की है, और उसका प्रमाण दे रहे हैं मनुस्मृति से आकर के। यानी ये शरारत है इतिहास लेखन की। इसलिए अगर ऐसा शरारतपूर्ण इतिहास लेखन कोई भी भारत में करेगा तो वो धर्मनिरपेक्ष और साम्यवादी इतिहासकार का प्रमाण पत्र मिलने में उसको कोई कठिनाई नहीं है, वो उसे प्राप्त हो जाएगा। संयोग से इनको मिलना ही था, क्योंकि वो मैंने आपके साथ प्रमाण के साथ रखा है। लेकिन भारत का इतिहास और भारत का समाज कभी भी प्रोफेसर इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों को क्षमा नहीं करेगा। वीरामानंदन जी, ये हमेशा कटघरे में खड़ा किए जाएंगे, क्योंकि अब जब इतिहास का सच स्वरूप सामने आएगा तो इनकी किताबें कूड़े के भाव जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बहुत ही उत्तम तरीके से उनका खंडन किया है। लेकिन आपका जो अंत में जो वक्तव्य था कि भारत का समाज और हर कोई भी भारतीय है उनको खटघरे में खड़ा करके उनके कार्यों को खारिज करेंगे। लेकिन इसी श्रृंखला में मैं यह प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि ऐसे ही इतिहासकार को 2005 में भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार देकर सम्मानित किया है, और 2006 में, खैर वो तो कम्युनिस्ट थे ही, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको मुजफ्फर अहमद मेमोरियल पुरस्कार भी दिया है। तो क्या यह राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने के लिए? रामानंदन जी, एक पुरस्कार इसमें और जोड़ दीजिए, इनको उत्तर प्रदेश का यश भारती भी मिला है। उत्तर प्रदेश का मुलायम जी की सरकार ने इनको यश भारती भी दिया है। पुरस्कारों का मजाक कांग्रेस ने ऐसे ही किया है।
ये पुरस्कारों को इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया था। पद्मश्री पुरस्कार या कोई यश भारती पुरस्कार, जिसका जो आप कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दिया गया पुरस्कार, तो उसको दिया ही, अपने लोगों को दिया ही जाएगा। उन पुरस्कारों का हश्र हुआ कि आप जानते ही हैं कि अब कोई अगर पुरस्कार पा रहा है तो थोड़ा गौरवान्वित हो रहा है। इसके पहले के पुरस्कार किसको किसको मिले हैं तो हम सब लोग जानते हैं। हर पुरस्कारों का हश्र क्या है और कैसे लोगों को मिला है। तो इरफान हबीब को पुरस्कार जितना मैंने बताया है कि ये लिखा, तो इसके बाद पद्मश्री तो अरे भारत रत्न नहीं पाए, ये कहिए कि हो गए हो, तो उनको भारत रत्न मिल सकता था अगर कांग्रेस थोड़ी बहुत ठीक से पढ़ ली होती उनकी किताब। तो वो तो संजोग से कोई उनका प्रवक्ता किताब उनकी पूरी नहीं पढ़ पाया होगा, ये पूरी बात वहां पहुंचा नहीं पाए होंगे। अगर पहुंचा देते तो भारत रत्न मिलता। जी, मेरा उद्देश्य किसी पुरस्कार का अपमान करना नहीं है, मैं केवल उस वास्तविकता की ओर इशारा कर रहा हूँ। सही कहा, उस प्रवक्ता का पढ़ नहीं पाया तो तभी पद्म भूषण तक वो सीमित रह गया, वरना भारत रत्न तक। जी, समय के आभास को देखते हुए मैं अभी ये जस्ट एक आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि संक्षेप में आप इरफान हबीब का मूल्यांकन करके अपना वक्तव्य को विराम देना चाहेंगे। मुझे 2-3 बातों को और इरफान हबीब के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि आपने समय के आधार पर रोका है, लेकिन फिर भी मैं, एक तो इन्होंने 1998 के आसपास भगवाकरण, इतिहास के भगवाकरण के नायक यही थे, प्रोफेसर इरफान हबीब थे। और जितना हल्ला किया उस समय की सरकार में, उसका सबसे अच्छा एक उदाहरण वही है कि इस पूरी मंडली ने कहा कि भारत सरकार ने रेशनल शब्द हटा के नेशनल शब्द कर दिया। और आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि वह शब्द, नेशनल शब्द, जब इरफान हबीब जी अध्यक्ष थे तब भी था। 2 बार अध्यक्ष थे, दोनों बार था। यानी वो गलती उसके पहले से होके आ रही थी। आप अध्यक्ष थे तो ठीक था, और आप अध्यक्ष से हट गए और आपकी मंडली हटा दी गई, तो वो रेशनल का नेशनल हो जाना बहुत बड़ा अपराध। और जो हुआ और जिस तरह की मुंह की खाई लोगों ने कोर्ट, न्यायालय से लेकर हर जगह वो आपने देखा है। तो वो पूरा अभियान जिस एजेंडे के तहत चलाया गया, इरफान हबीब के उस हिस्से को भी कभी भूला नहीं जाना चाहिए, उसको भी रेखांकित किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर सिंह की सरकार के समय में राम जन्मभूमि का हल निकलने जा रहा था और सरकार कह रही थी कि आप प्रमाण के साथ आइए और प्रमाण दीजिए, हम निर्णय करते हैं। विश्व हिंदू परिषद एक तरफ थी, बाबरी एक्शन कमेटी दूसरे तरफ थी। बाबरी एक्शन कमेटी की ओर से ये इरफान हबीब के नेतृत्व में समिति जा रही थी। इन लोगों ने 2 बार मिले, 2 बार मिलने के बाद अब लगा कि प्रमाणों पर हम टिक नहीं रहे हैं, तो जाना ही छोड़ दिया। एकदम निर्णय तक पहुंचा हुआ हिस्सा छूट गया। यानी राम जन्मभूमि का वह निर्णय उस समय हो चुका होता अगर ये लोग ठीक ठाक से मैंने अपने तथ्यों और प्रमाणों को मान लेते। ये सब जो जगह जगह की बातें हैं वो। दूसरा, इरफान हबीब का मूल्यांकन मुझे लगता है कि अब केवल 1-2 घटनाओं से करना चाहिए। 2019 में कन्नूर विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास कांग्रेस हुई और उसमें अतिथि बुलाए गए थे केरल के राज्यपाल माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी। इनके अतिथि हैं, हिस्ट्री कांग्रेस के लोग मेंबर हैं। हिस्ट्री कांग्रेस इन्हीं की है, क्योंकि बाद में 3 लोगों ने सबको बाहर कर दिया, केवल एक गोल रह गई, क्योंकि अब वो लेकर के लोग घूमते हैं झोले में हिस्ट्री कांग्रेस को। अब तो हिस्ट्री कांग्रेस का कौन नाम लेवा भी नहीं है। लेकिन उसमें अगर आप कर रहे हैं और कोई राज्यपाल किसी प्रांत का जा रहा है तो वो आपका अतिथि है। राज्यपाल न भी हो तो आपका अतिथि है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद जी का आरोप है कि इन्होंने थप्पड़ मारने का प्रयत्न किया। ये तो जगजाहिर तथ्य है। इरफान हबीब के व्यक्तित्व को ये जानने के बाद कौन सा मूल्यांकन, कोई सामान्य व्यक्ति मूल्यांकन कर लेगा? किसी गांव का बैठा हुआ व्यक्ति मूल्यांकन कर देगा कि इरफान हबीब माने क्या होता? और ये कोई पहली घटना नहीं थी। आपको बताऊं, 1991 में गोरखपुर में हिस्ट्री कांग्रेस हुई थी और गोरखपुर में उस हिस्ट्री कांग्रेस गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुई थी। उस गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना गोरक्षनाथ मंदिर के उस समय के पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने की थी और उनके द्वारा नामित, यानी गोरक्षनाथ मंदिर द्वारा नामित विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव कमेटी में आज भी एक सदस्य होता है। यानी जिसने विश्वविद्यालय की स्थापना की हो उसके विश्वविद्यालय में आप हिस्ट्री कांग्रेस कर रहे हैं। अरे एक गरीबत, एक कम था कि आपको हिस्ट्री कांग्रेस करने की अनुमति गोरखपुर विश्वविद्यालय ने दे दी। अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी, अब तो नहीं मिलती। अब तो हमें नहीं लगता गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिस्ट्री कांग्रेस का प्रस्ताव आया था, खारिज हो गया। उस घटना के बाद कभी ये लोग पाए नहीं, इनको हिस्ट्री कांग्रेस मिली। इरफान हबीब जी मंच पर थे। गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज को वर्तमान वाइस चांसलर ने, यानी उस समय के प्रतिमा अस्थाना वाइस चांसलर थे, उन्होंने अतिथि बुलाया था। आप कल्पना करेंगे कि बुलाए गए अतिथि को बेइज्जत करने के लिए लोग मंच छोड़े, नारेबाजी किए। अगर यह गोरखपुर न होता
और महंत अवैधनाथ जैसा सन्यासी और संत न होता तो इरफान हबीब का क्या हुआ होता गोरखपुर में, आप कल्पना कर सकते हैं। ये संस्कारहीन लोग हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे पूरी दुनिया में, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप गाली दीजिए, पहले उसके जैसा काम तो करिए। यानी जिसने पूरे भारत सहित दुनिया में मानवता और लोक कल्याण के काम के लिए पता नहीं कितने प्रचारकों का जीवन सौंपा है, उसे उसकी तुलना ये आईएसआई से करते हैं। भारत के उस प्रधानमंत्री को जो प्रधानमंत्री अपने बल पर 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आता है, यानी वो एक व्यक्ति नहीं है, यानी जिस जनता ने अपने पूर्ण बहुमत के आधार पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाता है, उस जनता के उस प्रतिनिधित्व को कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री अनपढ़ है। इरफान हबीब का मूल्यांकन ये है, ये सांप्रदायिक इतिहासकार हैं, इतिहासकार के नाम पर कलंक हैं। कहा जाएगा जब भी इनका मूल्यांकन होगा तो गांव के गुंडे और लफंगों की तरह इतिहास में ये गिने जाएंगे। इनका युग बीत चुका है, क्योंकि वह एक युग था जिसमें महिमा मंडन करना, एक अपनी टीम बनाकर अपनी प्रशंसा अपने करा लेना, वह युग बीत चुका है। इरफान हबीब का एकेडमिक मूल्यांकन अगर होना होगा तो आप भी कर सकते हैं। आप इंटरनेट की दुनिया पर चले जाइए, आज कोई भी व्यक्ति होगा दुनिया का, वो इंटरनेट पर होगा। आप थोड़ा इरफान हबीब को खोज लीजिए कितने हैं, आप इस पूरी मंडली को खोजिए, आप ISHR का थोड़ा इनके समय का रिकॉर्ड खोज लीजिए। ये मुंह छिपाने की स्थिति में लोग हैं। अगर इनमें साहस होता तो इंटरनेट की दुनिया पर ये होते, इनका लेखन इंटरनेट की दुनिया पर होता। आप खोज करके देखिए, ये लोग पैराग्राफ में सिमटे हुए लोग हैं। इसलिए इरफान हबीब का मूल्यांकन हमको आपको करने की जरूरत नहीं है, देश समाज और दुनिया कर रही है, और ये लोग अब पृष्ठभूमि में जा चुके हैं, इन्हें सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इतिहास के विद्रूपीकरण का चरमोत्कर्ष यानी उस सीमा तक इन्होंने विद्रूपीकरण किया जिसके पास इनका चेहरा अपने आप बेनकाब हो चुका है, सब लोग जान रहे हैं। इसलिए इरफान हबीब और इनकी मंडली का युग समाप्त हो चुका है। जी वीर रामारासन जी। धन्यवाद प्रदीप जी। इनका वास्तव में ये पैराग्राफ में संकुचित होकर के रह गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश का एक यह दुर्भाग्यपूर्ण कड़ी है कि विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में जो इनके द्वारा लिखी हुई या इनके द्वारा प्रोत्साहन देकर लिखवाई हुई गई किताबें ही अभी हमारे छात्र और छात्राएं पढ़ रहे हैं। आप जैसे वरिष्ठ प्राचीन भारत के इतिहासकारों का लेखन, आपके समान अन्य इतिहासकारों का लेखन अभी भी हमारे पाठ्यक्रमों में आने तक हम वंचित ही रहे हैं अभी तक। आशा ही यही है कि आने वाले दिनों में आप जैसे इतिहासकारों का भी काम हमारे पाठ्यक्रमों में आएगा। नहीं, वो वीर रामानाथन जी वो शुरू हो चुका है। अभी जो विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम बदल रहे हैं सभी जगह, वहां लगभग परिवर्तन शुरू हो चुके हैं और नए इतिहासकार, नए इतिहास और नए तथ्य अब शामिल हो रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 5-7 साल और लगेगा, वो परिवर्तन तो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसी आशावादी शब्दों के साथ हम यह संवाद को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आपका भी बहुत आभार, और अथर्व का आभार कि उन्होंने एक मंच दिया जहां इस साहस के साथ हम लोग कह सकें। प्रणाम।